अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हम एक टारगेट लेकर चले हैं कि हमने ग्रामर को बहुत ही आसान फॉर्म आसान वर्ड्स में पढ़ना है, पढ़ाना है, सीखना है, सिखाना है। उसी की एक कड़ी है। आज हम पढ़ेंगे वर्ब। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। होपफुली कि वो सबको काफ़ी हद तक याद हो चुका होगा। इससे पहले हमने बेसिक्स भी पढ़े हैं, मेरे ख्याल से उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वन डे विल बी हैविंग अ वीडियो ऑफ कंप्लीट फ्रॉम डे 1 टिल डे लास्ट, जो आखिरी पहले दिन से आखिर दिन तक, जो आखिर मीन्स के जो ग्रामर के जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सारे कंप्लीट कर लेंगे, उस दिन वी विल बी हैविंग अ समरी ऑफ द होल क्लासेस। सो वो बड़ा क्लिकिंग है, इंशाल्लाह यू विल बी एंजॉयिंग इट। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्ब। अब आप वर्ब काफ़ी ज़माने से पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। जब भी वर्ब का टर्म सुनते हो, समटाइम्स यू फील हैप्पी कि यार मुझे तो सारे वर्ब्स समझ आ रहे हैं। समटाइम्स यू फील सैड कि यार मुझे समझ ही क्यों नहीं आता, मैं इतने टाइम से वर्ब्स पढ़ता आ रहा हूँ या पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन समझ क्यों नहीं आता। उसकी एक की वजह है। जब आप वो की वजह क्या है कि हम कहाँ पे फंस जाते हैं, हमें समझ क्यों नहीं आता। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है वर्ब। अब जैसे ही वर्ब आप देखते हो, व्हेन यू सी द टर्म, इस टर्म के साथ समथिंग अपीयर्स इन योर माइंड कि वर्ब इज एन एक्शन। अब एग्जाम में क्या आता है कि वर्ब इज एन एक्शन। कुछ जो थोड़े से इंटेलिजेंट माइंड के होते हैं कि नो, ये सिर्फ एक्शन तक महदूद नहीं है, इट इज अ लिंकिंग वर्ब। हाँ, ये लिंकिंग वर्ब है। कुछ कहते हैं कि नो, इट इज स्टेट। सो जो हमारी कंफ्यूजन का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी वजह हमारी कंफ्यूजन की वो ये कि जब मैं देखता हूँ अली प्लेज क्रिकेट, मैं देखता हूँ कि अली प्लेज क्रिकेट, इसमें मेरे पास वर्ब है एंड वो वर्ब क्या कर रहा है, इट इज एक्शन। तो ये एक्शन कर रहा है। फिर दूसरा जब मैं देखता हूँ अली इज इल, अली इज इल, इसमें फिर से वर्ब तो है लेकिन इसमें एक्शन नहीं है। ठीक है, जब इसमें हमें एक्शन नजर नहीं रहता तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हमने तो पढ़ा था वर्ब एक्शन है। तो इसको समझने के लिए वी ऑलरेडी हैव अपलोडेड अ वीडियो ओवर इट। अब वो उस वीडियो को 3-4-5 मिनट की वीडियो है, वो आप देखोगे, यू विल गेट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। फॉर द टाइम नो इशू, विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स हियर ईदर, क्योंकि जब तक हम कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखेंगे आगे जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। सो एक बात तो आपने जहन में रखनी है कि वर्ब इज नॉट एक्शन ओनली, वो सिर्फ एक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब ये सिर्फ एक्शन नहीं है तो फिर वो क्या है। आई हैव लॉस्ट माई इरेजर, लेट मी फाइंड इट। या सो अगर ये सिर्फ एक्शन नहीं है तो व्हाट वर्ब एक्चुअली इज, फिर क्या है। सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। फॉर एग्जांपल, I'll take help of few sentences, then we would proceed. अगर मैं जैसे पहला सेंटेंस लिखा था अली प्लेज क्रिकेट, अब मैं दूसरा जुमला लिखने जा रहा हूं अली इज इल। ठीक हो गया, अली प्लेज क्रिकेट, अली इज इल, अली इज माई फ्रेंड, अली इज माई फ्रेंड, अली इज a lawyer। अगर अभी जुमलों को देख ले तो हर जुमले में वर्ब जो है वो डिफरेंट सेंस दे रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले सेंटेंस में हम देख ले प्लेज, इट इज गिविंग द सेंस ऑफ एक्शन। दूसरे में अगर देख ले, इट्स टॉकिंग अबाउट द कंडीशन के अली किस कंडीशन में, वो इल है। सो इट टॉक्स अबाउट द कंडीशन। अगर हम इसके बाद वाले सेंटेंस में अली इज माई फ्रेंड, यहाँ पे फिर अली है लेकिन इसका यूज किस चीज में यूज हो रहा है, टू शो रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब तो यूज हो रहा है लेकिन द सेम वर्ब इट इज शोइंग रिलेशन। अब इसके बाद वाले में फिर से वही इज यूज हो रहा है लेकिन दिस टाइम इट इज शोइंग व्हाट, इट इज शोइंग द स्टेट, कि वो स्टेटस उसका क्या है, वो क्या है, वो खुद कौन सी बला है, आया वो डॉक्टर है, लॉयर है, या वो बेरोजगार है। ठीक है, सो व्हाट इज वर्ब एक्चुअली, वर्ब इज नॉट कन्फाइंड टू एक्शंस ओनली।
अब वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना कि वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं है, ठीक है? वर्ब कैन बी एक्शन, वर्ब कैन बी स्टेट, वर्ब कैन बी condition, where verb can be relation. It means that a verb can be explained in many ways. तो आपने सबसे पहले याद क्या रखना है कि verb सिर्फ एक्शन नहीं है, ठीक हो गया? अब इसके बाद what is the definition of verb? So remember, verb means verbum. It has been taken from verbum, which means the most important. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके जुमले में, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो नो मैटर, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो मैटर एट ऑल, लेकिन आपके सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है तो देयर इज नो सेंटेंस एट ऑल, ठीक हो गया? सो व्हाट इज वर्ब? एक्चुअली वर्ब हैज बीन टेकन फ्रॉम वर्बम, व्हिच मींस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी आपके जुमले का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ये नहीं होगा तो आपका जुमला कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। Remember, your sentence will never ever be completed without verb. The sentence can be completed without subject, it can be completed without object, it can be completed without predicate, but it can never ever be completed without verb. इसको आप लॉक कर ले, ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। देखो, जब हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट, जब हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट, क्या मैंने कहा था कि वर्ब के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? No, I didn't say that. Okay, it is the most important. लेकिन जब हम verb पढ़े, so mean I am saying it is the most important, यानी सबसे ज्यादा important ये है। सबसे ज्यादा किस सेंस में है कि इसके बगैर कोई सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है? So verb has been taken from verbum, which means the most important, which means the most important. अब यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब verb खुद क्या हुआ? It has been taken from verbum, which means the most important. It deals with action, state, condition, possession, relation, etc. It is not confined. ठीक है? It deals with कौन कौन सी चीजों के साथ verb किस हवाले से इंफॉर्मेशन देता है या बात करता है? Deals with action, state, condition, possession. Can you give the example of possession? आपने सही सोचा, this is my pen. अब इस जुमले में इस तो आ रहा है, this is my pen. अब इस फिर से अगेन यूज हो रहा है, लेकिन this time it is used for possession to show कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है मेरी, उसके लिए यूज हो रहा है। possession, relation. अब मैं आगे टर्म यूज करने जा रहा हूं, etc. etc means it is not confined. So remember, आपने जहन में क्या रखना है? Verb, whatsoever the verb is used for, is its kind. Simple. जिस चीज के लिए verb इस्तेमाल हो रहा है, वो उसका एक kind है, वो उसका एक type है, वो उसकी एक किस्म है। Hopefully ये कभी नहीं भूलोगे। अगर verb यूज हो रहा है living things के साथ, verb अगर यूज हो रहा है living things के साथ, तो आप उसको नाम दे सकते हो innate verb. Innate verb का नाम क्यों दे रहे हो? Innate, animate, sorry not innate, innate उसका opposite है। अब animate ना verb इसको कैसे? Animate verb क्यों कहोगे? Because it is used with animations, animals, animated movies तो देखी होगी। So जब आप कहते हो कि animate verb, the verbs that are used for the living things, जैसे हमने यहाँ पे जितने भी verbs यूज किए, Ali plays cricket, अब Ali plays cricket, plays अली के साथ आ रहा है, अली क्या है? लिविंग है। तो इस वर्ब को विदाउट सोचे समझे इसको एनिमेट वर्ब का नाम दे दो। मेरा यकीन करो ये एनिमेट वर्ब ही है, ठीक है? और एक और बात आपने ध्यान में रखना है, whatsoever the verb is used, that the use of that verb is its kind. बस ये ध्यान में रख ले, ठीक हो गया? यहां तक hopefully this is the basic sense of the verb. So verb has been taken from verbum, which means the most important. It deals with action, state, condition, possession, relation, etc. There is a number of things that we use. Yes, it is used for feelings as well. Do we use it for feelings? Yes, I like your answer. What did I say? I like your answer. Did you hear? Yes, I like your answer. So I like your answer is showing my feelings towards you. Again, it is used for feelings either. And hate, love, and many other feelings could be encompassed in verb. ठीक हो गया? So verb is not confined.
आइए चलते हैं इसके काइंड्स की तरफ। होपफुली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को समझ आ गया होगा कि जहां जहां पे ये यूज होता है, जिस तरह से यूज होता है, वो इसका काइंड होता है। बेसिकली अगर हम डिवाइड करना चाहे वर्ब्स को, तो वर्ब्स बेसिकली टू टाइप्स की होती है, इधर इट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। वर्ब की जो है मेन जो काइंड्स है वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में क्या फर्क है, इसके लिए एक और जुमले से हमें गुजरना पड़ेगा। एक और कॉन्सेप्ट में आपको याद दिला देता हूँ। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट। डू यू पीपल रिमेंबर? कुछ कहते हैं यस, द रिसीवर ऑफ द एक्शन, और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो काम को रिसीव कर रहा हो, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वेयर देयर इज एक्शन देयर इज ऑब्जेक्ट, वेयर देयर इज नो एक्शन देयर इज नो ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। अली goes to school. Ali destroys the school. Ali goes to school, Ali destroys the school. क्या इन दोनों में हो क्या रहा है? क्या आप इसको समझ सकते हो? व्हाट्स द डिफरेंस? जी हाँ, दोनों में वर्ब्स यूज हो रहे हैं और दोनों में एक्शन वर्ब्स यूज हो रहे हैं। मीन्स एक में गोइंग जा रहा है, एक्शन है, दूसरे में देखो डिस्ट्रॉयज, एक्शन है अगेन। लेकिन दोनों एक्शंस में फर्क क्या है? जी, एक एक्शन में ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। Whether he goes to school or he does not go to school, there will be no effect over the school. स्कूल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखो, Ali destroys the school, वो स्कूल को बाकायदा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर वो स्कूल को बाकायदा नुकसान पहुंचा रहा है, अगर वो स्कूल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सो इट इज डायरेक्टली इफेक्टिंग द स्कूल। अगर इफेक्ट है, where there is effect there is object। ठीक है, एक्शन है, where there is action there is object। अगर एक्शन है प्लस इफेक्ट है, we would call it object। सो दूसरे में ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी एक्शन वर्ब है, ये भी एक्शन वर्ब है, गोज भी एक्शन वर्ब है, डिस्ट्रॉयज भी एक्शन वर्ब है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि यहाँ पे जो रिसीवर है, यहाँ पे स्कूल है, बट स्कूल इज नॉट द रिसीवर ऑफ एक्शन। उसको कोई एक्शन वो रिसीव नहीं कर रहा है। इट इज सिंपली एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सिर्फ जगह का नाम है। लेकिन दूसरे में आप देख लो, द अली डिस्ट्रॉयज द स्कूल, ये जगह का नाम तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें इफेक्ट भी ये रिसीव कर रहा है। अली उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, उसको खराब कर रहा है, उसकी पेंटिंग हटा रहा है, उसकी दीवारें गिरा रहा है। तो इसका मतलब कि स्कूल इज डायरेक्टली रिसीविंग द एक्शन। तो पहले इस जुमले में वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। However, in the second sentence we have object, and object is school. In the first sentence, school is not object at all. School is what? It is adverb of place. Simple. इसमें ज़्यादा जब हम adverbs पढ़ेंगे, you will get the complete concept. So दो तरह के हमारे पास verbs हैं, transitive and intransitive verbs. So the verbs that need object for clear sense, जिसके लिए object जरूरी है, उन verbs को हम लोग बोलते हैं transitive verbs. For transitive verbs के लिए आपने क्या याद रखना है? Object. The verbs that need object, the verbs for whom the object is necessary, those verbs are called transitive verbs. And the verbs that do not need object, जैसे Ali goes to school, it does not need any object, कि उस पर एक्शन हो रहा हो, एक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो verbs जिसके लिए वो ऑब्जेक्ट जरूरी हो, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। और वो वर्ब्स जिसके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी ना हो, नो ऑब्जेक्ट, which gives clear sense, which gives complete sense without object, those verbs are called intransitive verbs. So basically verbs हमारे पास दो टाइप्स के हैं, ट्रांजिटिव और intransitive। इसके बाद जितने भी काइंड्स हैं वो इन दोनों में से किसी में से होंगे। इसके अलावा जितने भी काइंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारी या तो ट्रांजिटिव हो गए या intransitive हो गया, या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देकर फिर आगे चलते हैं। The birds fly. Birds fly। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है। I fly the birds। क्या इन दो के डिफरेंस को आप समझ सकते हो? जी,
इन द फर्स्ट सेंटेंस बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, वी डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, उड़ते उड़ने दे, ठीक है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखो आई फ्लाई, अगर मैं सिर्फ कहूँ आई फ्लाई, मैं उड़ाता हूँ, क्या उड़ाता हूँ भाई, पतंग उड़ाता हूँ, कबूतर उड़ाता हूँ, या कुछ और उड़ाता हूँ, या पत्थर उड़ाता हूँ, लोगों को उड़ाता हूँ, ठीक है। होश उड़ाता हूँ, थोड़ा सा हो गया ज्यादा, लेकिन है तो ठीक है, अपने होश उड़ाता हूँ, जरूरी नहीं दूसरे के हो। सो what is the complete sense? आप अगर कहो I fly, it is not giving complete sense, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि मैं उड़ाता हूँ, क्या उड़ाता हूँ। फॉर द क्लियर सेंस इट नीड्स ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो है बर्ड्स। लेकिन इस सेंटेंस में बर्ड्स फ्लाई, इसमें क्या है, परिंदे उड़ते हैं, उड़ते हैं तो उड़ जाए, इसको किसी ने उड़ाया नहीं है, किसी ने इसको उकसाया नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम बिकमिंग द कॉज। तो यहाँ पे जो वर्ब है, फ्लाई दोनों में है, और दोनों में ही वर्ब है, और दोनों में ही एक्शन वर्ब है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे इट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इट नीड्स ऑब्जेक्ट। वेयर इट नीड्स ऑब्जेक्ट फॉर द क्लियर सेंस वी वुड कॉल इट ट्रांजिटिव वर्ब, वेयर इट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट फॉर द क्लियर सेंस वी विल कॉल इट इंट्रांजिटिव। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। सो जितने भी हमारे पास वर्ब्स है वो या तो ट्रांजिटिव होंगे या इंट्रांजिटिव होंगे। होपफुली इट इज क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो पहले सेंटेंस में फ्लाई है, दूसरे में भी फ्लाई है। पहला फ्लाई क्या है, इंट्रांजिटिव, इट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। दूसरा फ्लाई क्या है, इट इज ट्रांजिटिव बिकॉज इट नीड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट काइंड्स की तरफ चलते हैं। वी हैव some more kinds like monotransitive and ditransitive. अब ये वर्ड का, इस वर्ड का क्या मतलब है, monotransitive and ditransitive. Mono means one, di means two. अब जब आप बात करते हैं ना, mono means one, di means two, ठीक है। अब आप कहते हैं monotransitive, अब transitive तो clear हो गया, which needs object. Now monotransitives are the verbs, the transitive verbs that need only one object. वो transitive verbs जिसके लिए एक object की जरूरत होती है। जैसे हमने अभी जुमला लिखा था कि I fly the birds, मैं परिंदों को उड़ाता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, we need only one object. object क्या है, birds है, इसलिए इसको हम लोग इस verb को क्या बोलेंगे, monotransitive, ठीक हो गया। फॉर डाई ट्रांजिटिव, डाई का मतलब है दो, ठीक है। तो डाई ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, वी नीड टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आई गेव अ पेन टू अली। यहाँ पे हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए, आई गेव अ पेन टू अली, हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है। पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया, अली दो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो मोनोट्रांजिटिव वो है जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और ड्राई ट्रांजिटिव क्या है, द वर्ब। अब गिव क्या है, वर्ब है, लेकिन इट नीड्स टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट नंबर वन, ऑब्जेक्ट नंबर टू, ठीक है। इट नीड्स टू ऑब्जेक्ट। सो जब दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत हो तो उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव। सो मोनोट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव है तो दोनों ही ट्रांजिटिव, मींस दोनों के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्या डाई ट्रांजिटिव हो सकता है, जी, वो क्या हो सकता है, इसी जुमले को ले लो, आई गेव पेन्स, अब मैंने पेन के अलावा पेन्स कर दी, आई गिव पेन्स टू अली एंड असद। अब कितने हो गए, ट्राई, एक दो तीन, पेन हो गया, अली और असद, तीन ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो उसका हम ट्राई ट्रांजिटिव और इस तरह चलते जाओ। अगर आपके पास इंट्रांजिटिव में भी because in intransitive we do not need any object, there is no object at all, तो वहाँ पे object की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। वहाँ पे आप कह सकते हो कि उसके साथ मजीद adverbs लग जाते हैं which elaborates, which explain it a little more. We'll be discussing adverbs in detail. तो यहाँ तक hopefully समझ आ गया होगा कि verbs हमारे पास बेसिकली दो किस्म के हैं, ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, इंट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। ट्रांजिटिव को मजीद हमने डिवाइड किया मोनोट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव में। मोनोट्रांजिटिव जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, वो वर्ब जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, और डाई ट्रांजिटिव जिसके लिए एक से ज्यादा यानी दो
ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत हो अपने कंप्लीट सेंस के लिए। देन अभी जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो क्वाइट सिंपल है। अब इसके बाद जितने भी काइंड्स है वो आप मुझे बताते जा रहे हो। यू विल बी मेकिंग इन योर माइंड एंड आई विल बी डिस्क्राइबिंग ऑन द बोर्ड। आप कहते हो स्टेटिव, स्टेटिव, स्टेटिव नाउन, इसका क्या मतलब हुआ? अभी अभी आपने सीखा, इट इज अनदर काइंड स्टेटिव वर्ब, इट इज अनदर काइंड ऑफ वर्ब। अब हम वर्ब्स की डिफरेंट काइंड्स पढ़ने जा रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि जो जो इसके यूजेस है वो इसके काइंड्स है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स, द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू शो द स्टेट। अभी कुछ देर पहले हमने एक स्टेट का कुछ कहा था कि ही अली इज अ लॉयर। अली क्या है? एक लॉयर है। यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है एंड दिस वर्ब इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। इसको स्टेटिव वर्ब क्यों कहेंगे? बिकॉज इट इज टेलिंग अस द स्टेट, इट इज टेलिंग अबाउट द पर्सन कि वो खुद क्या है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो खुद क्या है। होपफुली दिस मेक्स द सेंस। तो जब किसी के स्टेट के बारे में बात हो रहा है उन वर्ब्स को हम लोग स्टेटिव वर्ब कहेंगे। अभी आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे, परेशान नहीं, हैरान, कि एक वर्ब 5 से 6 मीनिंग्स में यूज हो रहा है। एक ही वर्ब है, वो स्टेटिव वर्ब भी है, एक ही वर्ब है, वो इंट्रांजिटिव भी है, एक ही वर्ब है, वो ट्रांजिटिव भी है, डायनामिक भी है, वो एक्शन वर्ब भी है। यस, ये है एक ही वर्ब एक ही टाइम में मुख्तलिफ काइंड्स में यूज हो रहा है। आपने जहन में क्या रखना है? इट्स यूज। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप एक वर्ब को देख लें। एंड में हम इसकी थोड़ी सी समरी में एक ही वर्ब को मुख्तलिफ टर्म्स से देखेंगे, यू विल गेट इट कंप्लीटली। सो फॉर द टाइम बीइंग, द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू शो द स्टेट, स्टेट, उसको हम लोग स्टेटिव, स्टेट, ओके, दैट शोज द स्टेट are called stative verb. अगर मैं कहूँ conditional verbs, yes, there may be some condition. Okay, we'll proceed. अब मैं कहता हूँ static verb, static. What is static? इसलिए मैं stative और static को साथ ही लिखा। Static means immovable, जो कि movable ना हो, ठीक है। इसको static verb, वो verbs जो कि immovable चीजों के साथ यूज होते हैं। For example, जैसे इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? This is a chair. Yes, आपने सही कहा। अब चेयर क्या है? This is a chair, क्योंकि चेयर तो मूवेबल नहीं है, तो इनमूवेबल या स्टैटिक या जो कि मोशनलेस चीजें हो उनके साथ अगर कोई वर्ब यूज हो रहा है तो उस वर्ब को हम लोग स्टैटिक वर्ब कहेंगे। होपफुली दिस इज मेकिंग द सेंस। अभी आप थोड़े से टॉपिक की तरफ, यू आर गेटिंग इनटू द टॉपिक। अब आगे इफ यू लुक, हमने कहा कि डायनामिक, नेक्स्ट काइंड इज डायनामिक। अब डायनामिक का क्या मतलब है? यस, डायनामिक वर्ब्स, डायनामिक वर्ब्स। व्हाट इज डायनामिक मीन? मोशन। यस, द वर्ब्स that are used with that are used in some when something is in motion. For example, I walk, he is walking, I walk, he is walking, he is running, walk, run, move. These all are what? These all are the dynamic verbs because they are used for motions. The verbs that are used for motions are called dynamic verbs. बहुत ही सिंपल है। उसके बाद अगर मैं कहूँ, मैंने कहा था शुरू में एनिमेट। एनिमेट का क्या मतलब है? एनिमल से निकला है, एनिमल्स, ओके। एनिमेटेड मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, वॉल्ट डिज्नी की बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन मूवीज होती है। अगर आपने वाकई, इफ़ यू वांट टू गेट ग्रेस्प ओवर गुड स्पीकिंग, आप अच्छी स्पीकिंग करना चाह रहे हो, तो मैं कुछ मूवीज़ आपको वॉल्ट डिज्नी की जो हम काफ़ी अरसे से देखते भी आ रहे हैं, अब तो एनिमेशन से हट के उन्होंने एनिमेटेड से आई मीन के कार्टून से हट के उन्होंने मूवीज़ की शक्ल में भी उनको रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें सर फहरिस्त में नाम लूँगा द लॉयन किंग। अगर आप द लॉयन किंग और ब्यूटी एंड द बीस्ट, इसके कुछ पार्ट्स और भी हैं। अगर आप इस तरह की मूवीज़ को देखेंगे विथ कंप्लीट फोकस, आप उसको फोकस करेंगे, यू विल गेट ग्रेस्प ओवर द प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्ड्स को उसमें प्रोनाउंस किया है। उसकी वजह यह है कि वो उस लेवल के बच्चों के लिए बने जिसमें उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। सो इनके साथ कीप इन टच, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो डायनामिक का एनिमेटेड यानी वो वर्ड्स जो कि एनिमेशंस यानी मूवेबल चीज़ों के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ होते हो,
those are called animated verbs. आपने रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्स का मतलब है when action comes back, यानी रिफ्लेक्सिव का मतलब जब एक्शन आपके पास वापस आ जाता है। अगर आपको याद हो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े थे, आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब जब आप शीशे में देखते हो ना, आपकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आती है, आपका अक्स आपको नजर आता है। सो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव वर्ब? जैसे आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? व्हेन द एक्शन कम्स बैक टू द सेम एंटिटी, यानी जो शख्स जो काम कर रहा हो उसके वापस एक्शन उसकी तरफ आए, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जांपल, आई कंप्लीटेड माय वर्क माई सेल्फ, मैंने क्या कहा? आई माई सेल्फ have completed the work. I myself have completed the work. And यहाँ पे एक और जुमला मैं लिखूंगा meanwhile क्योंकि ये आ गया। I have completed the work myself. इसमें क्या हुआ कि जो एक्शन है मैंने खुद किया है, तो इसका यहाँ पे जितने भी वर्ब्स हो रहे हैं यूज, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहेंगे। अब यहाँ पे दो जुमले मैंने लिखे क्योंकि वो कहते हैं आते हैं गैब से ये मज़ानी ख्याल में, इसको एक काइंड भी आप बना सकते हो और ना बना चाहो भी, तो इट्स अप टू यू। यहाँ पे हमने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई द वर्क माई सेल्फ, के काम मैंने खुद किया है, तो माई सेल्फ क्या है? इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एक्शन गोज बैक टू आई, यानी वापस मेरी तरफ आ गया। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ब्स जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में यूज हो रहे हैं, उन सारे वर्ब्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। ठीक है, अब ऊपर मैंने कहा है आई माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, यहाँ मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद का ये काम मैंने खुद किया है। अब दूसरे में बोलो आई माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ। अगर मैं किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे स्ट्रेस देता हूँ, उस पे जोर देता हूँ कि ये काम मैंने खुद किया है, तो इसको आप लोग क्या, कौन सा नाम दे सकते हो? प्रोनाउन का नाम दे सकते हो? यस, आपने सही कहा। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप जोर देते हो कि ये काम मैंने खुद किया, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि यार जब बचपन में हमें कहा जाता था, हम बहनों से काम करवाते थे अपने होमवर्क्स वगैरह, तो हमसे कहा जाता है ये काम तुमने नहीं किया, हम कहते थे ये सर ये मैंने खुद किया है, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क माई सेल्फ। जब वो टीचर हमें थोड़ा सा गुस्सा होता था कि नहीं ये तुमने नहीं किया, सच बताओ, तो हम कहते आई माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, यानी कि मैंने खुद किया है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? आई माई सेल्फ, मैंने स्ट्रेस दिया, थोड़ा सा उस पर प्रेशर डाला। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं जिसपे हम स्ट्रेस दे देते हैं, जिसपे हम जोर दे देते हैं, इनको हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटेंस यानी उसमें हमने प्रेशर डाला। ठीक है, अब इस तरह के प्रोनाउन में अगर कोई ना वर्ब यूज हो रहा तो उस वर्ब का क्या नाम होगा? एग्जैक्टली, यू गॉट इट राइट, इट इज नाउ इंटेंसिव वर्ब। यहाँ तक एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, मैं जितने भी काइंड्स पढ़ाता जा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि इट इज यूज्ड, इस यानी इस काम में यूज हो रहा है, तो जिस इस काम में यूज हो रहा है वो इसका अलग सा काइंड होगा। रिमेंबर, इस चीज को भूलना नहीं है, इसको मिक्स अप नहीं करना है। ठीक है, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ जितने भी वर्ब्स यूज हो रहे हैं उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव क्या कहेंगे? वर्ब्स कहेंगे। ठीक है, और अगर रिफ्लेक्सिव के साथ इंटेंसिव हो गया, प्रेशर आ गया, ठीक है, अगर इसमें हमने प्रेशर डाला तो उनको हम लोग इंटेंसिव वर्ब्स कहेंगे। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि यार ये तो है, इसमें प्रेशर कहाँ से? प्रेशर तो हमने माई सेल्फ पे दिया, तो उस जुमले में यूज हो रहा है, इट इज देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अली इज अ बॉय, अगर आप यहाँ देख लो, अली क्या है? एक लिविंग एंटिटी है। अली इज अ बॉय, लिविंग एंटिटी है ना। अब इस क्या है? अगर हम देख ले, इज टॉकिंग अबाउट हिज स्टेटस, कि वो क्या है? वो मेल है, फीमेल है, वो बॉय है, तो डायरेक्टली इट इज मेल। तो इस वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे?
स्टेटिव वर्ब बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट हिज स्टेट. अब इसी वर्ब का दूसरा नाम क्या हुआ, क्योंकि अली के साथ आया है तो ये क्या हुआ, एनिमेट वर्ब एज वेल, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ आया है. ठीक हो गया. अब मेरे ख्याल से आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा होगा. मीनवाइल इट इज लिंकिंग दिस साइड विद दिस साइड. ये इस साइड को साइड साथ लिंक कर रहा है. अगर एक साइड दूसरे साइड के साथ लिंक कर रहा हो तो इसको हम लोग एक और नाम देते हैं लिंकिंग वर्ब. कितने हो गए, एक ही वर्ब के कितने नाम हो गए. पहला नाम इसका हो गया एनिमेट, क्योंकि ये मेल एनिमेट के साथ आ रहा है. ठीक है. दूसरा नाम इसका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब. तीसरा चौथा पांचवा नाम आगे आएगा. सो थोड़ा सा सब कर लो. ठीक हो गया. सो जब हम आपने देखना है द यूज ऑफ द वर्ब, टर्म आप खुद बना ले, नाम आप खुद दे दे, कोई इशू नहीं है. आपने सिर्फ इसका यूज देखना है. ठीक हो गया. मीनवाइल यस, हमने पढ़ा कि ऑक्सिलरी, इससे रिफ्लेक्सिव पढ़ा. रिफ्लेक्सिव के बाद हम पढ़ते हैं लिंकिंग. लिंकिंग का क्या मतलब है, दैट लिंक्स, लिंकिंग का मतलब है which links one part of the sentence with the another part. यानी लिंकिंग वर्ब का मतलब बेसिकली ये है कि वो जो प्रोसीडिंग पार्ट है, प्रोसीडिंग यानी पहला पार्ट, वो दूसरे पार्ट के साथ उसका लिंक शो करता है, उसको लिंक करता है. जैसे हमने कहा अली इज अ बॉय. ठीक है. अली क्या है, अली इज अ बॉय. नाउ इज अ बॉय इज अबाउट अली बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अली. जब ये अली के बारे में बात हो रही है और इसको मिलाने वाला जो वर्ब है वो क्या है, इज है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब, बिकॉज इट लिंक्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सिर्फ वर्ब के सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ मिला रहा है, इसलिए हम इसको लिंकिंग वर्ब्स भी कहेंगे. बिकॉज इट फर्दर्स, इट टॉक्स अबाउट अली, कि अली क्या है, उसका स्टेटस बता रहे हैं. तो आप स्टेटिव जो स्टेटिव वर्ब्स हो गए, उसका दूसरा नाम आपके पास आ गया लिंकिंग वर्ब. ठीक हो गया. अब मैं कहूँ आई हैव अ पेन, यहाँ पे आई हैव अ पेन, आई हैव, ये क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है. इसको आप लोग पोजेसिव, यस इट इज अनदर काइंड. नेक्स्ट काइंड इसका क्या है, पोजेसिव. पोजेसिव वर्ब, पोजेसिव में क्या है, पोजीशन शो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ना. आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है. ठीक है. मीन वाले दूसरा काम भी कर रहा है. आई हैव, ये एक इस पार्ट को इस पार्ट के साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, गिविंग इट अ नोट. तो व्हेन इट इज लिंकिंग, हम इसको सिंपल लिंकिंग वर्ब्स भी कहेंगे. ठीक हो गया. तो इज, आर, एम, वॉज, वर एटसेट्रा, इन सबको हम लोग लिंकिंग वर्ब्स भी कहेंगे, बिकॉज इट लिंक्स वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ज़्यादा सोचने वाली, घबराने वाली बात नहीं है. अगर ये लिंक कर रहा है, दूसरे को अटैच कर रहा है, तो सिंपल कॉल इट लिंकिंग वर्ब. आपके जहन में कुछ और भी लिंकिंग वर्ब्स आ रहे हैं, आप सही हो, मेरा यकीन करो आप सही हो. ठीक है. व्हाट यू नीड इज टू ट्रस्ट इन योरसेल्फ. थोड़ा सा खुद पे भरोसा कर ले. अभी तक वी हैव डिस्कस मोर देन 10 to 12 काइंड्स. आगे और भी है. हम ये काइंड्स लिमिटेड नहीं है, हम ये काइंड्स लेकर जा सकते हैं 100 to 200 तक. इट्स अप टू यू कि आप इसको यूज कैसे करें. हर इमोशन के लिए हम अलग वर्ब यूज कर रहे हैं, उस वर्ब का वही नाम होगा जिस इमोशन के लिए वो यूज हो रहा. आगे चलते हैं. हमने कहा ऑक्सिलरी. अब ऑक्सिलरी का क्या मतलब है जी. ऑक्सिलरी तो आप एक जमाने से पढ़ते आ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ते आ रहे हो, या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब होते क्या है, ये क्या हेल्प करते हैं, क्या बता सकते हैं कि इसमें वो हेल्प क्या कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट. अब ये ही इज प्लेइंग क्रिकेट तो ठीक है, वो प्लेइंग आपका वर्ब आ गया. ठीक है. इसको हम लोग मैन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब या एक्शन वर्ब कहेंगे. इसका भी हम इसी मीनवाइल डिस्कस कर लेंगे. ही इज प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पे दो वर्ब्स हैं हमारे पास, प्लेइंग भी है और इज भी है. ये इसको हम लोग ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. इसको हेल्पिंग वर्ब क्या क्यों कहते हैं, क्या ये
ही को बैट दे रहा है कि ये बैट ले लो और इससे खेलो, या उसको बॉल करा रहा है कि यार ये बॉल कराओ, हाउ इज इट हेल्पिंग, व्हाट इज इट्स वर्क? सो हमेशा याद रखें द मेन थीम, द मेन वर्क ऑफ द हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, कि ऑक्सिलरी वर्ब का मेन काम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब का मेन काम है, यस यू आर नियर टू देयर, इट हेल्प्स मेंशनिंग द टाइम, इट हेल्प्स मेंशनिंग द टाइम। क्या मतलब हुआ कि इसी जुमले को मैं लिख रहा हूं, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे डिफरेंस कहां आ रहा है? पहले जुमले और दूसरे जुमले में द ओनली डिफरेंस इट मेक्स इज वॉज। पहले हम कह रहे थे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दूसरे में ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अगर हमने सिर्फ वॉज में इसको चेंज कर दिया तो वॉज की वजह से पूरे जुमले का जो मतलब है वो चेंज हो गया, कि वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता था, इट वॉज इन पास्ट, वहां पे हिस्ट्री बन चुका है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स शोइंग द टाइम, इट हेल्प्स शोइंग द टेंस, क्या आप प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में बात कर रहे हो, इसीलिए व्हेन इट शोज द टेंस, व्हेन इट शोज द टाइम, इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे टाइम वर्ब। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है कि टाइम या टेंस वर्ब, इसको टाइम वर्ब या टेंस वर्ब भी कहेंगे। क्यों कहेंगे टाइम एंड टेंस वर्ब? बिकॉज इट शोज द टाइम, टाइम मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, पास्ट में बात कर रहे हो या फ्यूचर में? सो द हेल्पिंग वर्ब और द ऑक्सिलरी वर्ब इज द ओनली टर्म, इज द ओनली वर्ब दैट हेल्प्स शो द टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ वो वर्ब्स है कि जो आपको टाइम बता दे कि आप प्रेजेंट में हो, पास्ट में या फ्यूचर में बात कर रहे हो। इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं इनको टेंस वर्ब या टाइम वर्ब भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमने कितने नाम सीख लिए? ऑक्सिलरी सीख लिया, हेल्पिंग वर्ब सीख लिया, टाइम वर्ब या टेंस वर्ब, ये सारे एक ही इसके नाम है। यहाँ तक मेरे ख्याल से वी आर गोइंग वेल। अभी तक हमने बहुत से काइंड्स पढ़े वर्ब के। हमने पढ़ा कि एनिमेट नाउन वर्ब, हमने पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब, हमने मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हमने पढ़ा स्टैटिक वर्ब, डायनामिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, इसके साथ हमने डायनामिक वर्ब्स पढ़ा, इतने सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स पढ़े, इंटेंसिव वर्ब्स पढ़े। ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स हम पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ब्स भी हमने जान लिया कि इट लिंक्स, फॉर एग्जांपल ही इज इल, अब उसको कंडीशन को लिंक कर रहा है ही के साथ, तो इसको यूज हो रहा है। यस, इसको आप लोग कंडीशन या कंडीशन वर्ब भी कह सकते हो, और इसको आप दूसरा लिंकिंग वर्ब का नाम भी दे सकते हो। मैंने कंडीशन वर्ब कहा, कंडीशनल नहीं, ठीक है? कंडीशनल इज समथिंग एल्स, उसको भी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद मैं आता हूँ कि फिनिट, ये एक टर्म आप सुनोगे बार बार, फिनिट वर्ब्स, फिनिट एंड इनफिनिट और इन्फिनिटिव्स। फिनिट वर्ब अगर पहले सुना है तो गुड, अगर नहीं सुना है तो भी इशू नहीं है, सिंपल है। फिनिट वर्ब्स कौन से होते हैं ये याद रखिएगा। फिनिट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जो कि मेन वर्ब भी हो और ऑक्सिलरी भी हो। इस जुमले में अगर देख लो, यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है? इज है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग है। यानी यहाँ पे दो अलग वर्ब है। मेन वर्ब जिसको हम लोग एक्शन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब क्या है? जिसमें एक्शन शो होता है। आप जब ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं उसके फौरन बाद आप एक्शन वर्ब यूज करते हैं। एक्शन का मतलब होता है वेयर देयर इज सम एक्शन, ठीक है? अब प्लेइंग में क्या है? एक्शन हो रहा है ना, तो जिसमें एक्शन हो रहा है उसको हम लोग एक्शन वर्ब या मेन वर्ब, या इसको हम लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब का टर्म भी यूज होता है। सो कल को अगर आपसे पूछा जाए कि लेक्सिकल वर्ब क्या है तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? सो पहले हमने कहा कि एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, एक्शन या लेक्सिकल, ठीक है? एक्शन, लेक्सिकल या मेन वर्ब। अब जैसे इस जुमले में हमारे पास दो वर्ब्स हैं, एक है इज, दूसरा है प्लेइंग। एक है वॉज, दूसरा है प्लेइंग। तो वॉज और इज क्या है? वो तो टेंस या टाइम वर्ब या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है? सारे एक ही वर्ब के नाम हैं। उसके बाद जो दूसरा वर्ब आ रहा है जिसमें एक्शन हो रहा है, उस एक्शन वर्ब को हम नाम देते हैं लेक्सिकल या मेन वर्ब। यानी असल एक्शन तो वहां पे हो रहा है, असल काम तो वहां पे हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ये आपको टाइम बता रहा है कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हो रहा था। ठीक हो गया? अब फिनिट वर्ब्स कौन से हैं? ठीक है, फिनिट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि इन दोनों का काम करते हो। इसका मतलब क्या हुआ? द वर्ब्स विच इज हेल्पिंग। फिनिट वर्ब्स कौन से हैं?
जो कि ऑक्सिलरी भी है। ऑक्सिलरी का मतलब क्या है? हेल्पिंग, जो खुद एक ही टाइम में हेल्पिंग वर्ब भी है और उसी टाइम में वो मेन वर्ब भी है, यानी एट अ टाइम ये दोनों काम कर रहा है। ऐसा कोई वर्ब है आपके पास जो एक ही टाइम में दोनों काम कर रहा हो? कौन से वर्ब्स? यस, जितने भी आपके लिंकिंग वर्ब्स है। यार आपने सही तो कहा, आप ज्यादा क्यों इसमें सोच रहे हो? जितने भी आपके लिंकिंग वर्ब्स है वो सारे के सारे क्या है? फिनिट ही तो है। वो एक ही टाइम में वो प्रेजेंट टाइम भी शो कर रहा है और मेन वर्ब भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे एक वर्ब लिख रहा हूं, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, ये कौन सा सेंस दे रहा है? मैं क्रिकेट खेलता हूं। ये कौन सा टेंस बता रहा है? ये बता रहा है कि मैं प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसी जुमले को मैं लिख रहा हूं, आई प्लेड क्रिकेट। ये कौन सा सेंस दे रहा है? ये सेंस दे रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक हो गया? अब यहां पे मैंने इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैड, हैज ऐसा कुछ तो नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए क्योंकि प्ले इटसेल्फ इज गिविंग कंप्लीट सेंस। तो ये टाइम भी बता रहा है कि मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूं और ये मेन वर्ब भी है। सो व्हाट आर फिनिट वर्ब्स? द वर्ब्स दैट वर्क बोथ एज एन ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। वो एक ही टाइम में दोनों काम कर रहे हो। तो इस तरह के जितने भी वर्ब्स हैं इनको हम लोग फिनिट वर्ब कहेंगे। कौन से वर्ब्स कहेंगे? फिनिट वर्ब्स। यानी फिनिट वर्ब का क्या काम है कि वो एक ही टाइम में मेन वर्ब भी है और एक ही टाइम में वो ऑक्सिलरी वर्ब भी है। तो आपके जितने भी लिंकिंग वर्ब्स है, फॉर एग्जांपल ही इज इल, ये क्या है? लिंकिंग है। दूसरा नाम इसका क्या है? फिनिट है, क्योंकि टाइम भी बता रहा है। फॉर एग्जांपल वैसे ही वॉज इल। ठीक हो गया? अब डिफरेंस कहाँ पे हुआ? It is telling us about the period, the time, present, past or future, and it also links the first part of sentence with the second part of the sentence. इसीलिए ये linking verb भी है और इसीलिए it is finite verb too. We also have infinitives. उसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब टू नाउ जस्ट डेफिनेशन की हद तक या सिर्फ समझाने की हद तक। देखो अभी तक हमने इतने सारे काइंड्स ऑफ वर्ब्स पढ़े, ठीक है? आगे भी पढ़ रहे हैं और भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। जितने भी हमारे सेंटेंसेस बढ़ते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास वर्ब्स के काइंड्स आते जा रहे हैं। तो इन सबको आपने समराइज कैसे करना है? इन सब के लिए एक बात आपने याद रखनी है। वो क्या है? वो है कि all the verbs in whatever the sense they are used, that is their kind. ठीक है? अब आगे चलते हैं। हमारे पास और भी वर्ब्स हैं, जैसे मॉडल वर्ब्स। आपने मॉडल वर्ब्स का नाम तो सुना होगा, पढ़ेंगे हम डिटेल से। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा मॉडल वर्ब्स। फिर इसको समटाइम्स वी कॉल इट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एज वेल। मॉडल वर्ब्स ये कौन से वर्ब्स हैं? मॉडल का मतलब विच इज यूज्ड इन मोर देन वन सेंस, एक से ज्यादा सेंसेस में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट। अब मे जो है वो गेस के लिए भी यूज होता है। मे जो है वो इसलिए भी यूज होता है कि दुआ करो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है? और मे गेस के लिए ही मे कम हो सकता है वो आ जाए। मे ही कम हमें दुआ करते कि वो आ जाए। मे यू लिव लॉन्ग, दुआएं हैं कि आप ज़्यादा ज़िंदगी जिए। ठीक है? मे आई कम इन परमिशन के लिए भी यूज़ हो रहा है। सो जो मॉडल वर्ब्स है उसको मॉडल इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड इन मोर देन वन सेंस। हम इसको बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी वन, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, ये सारे जो है हमारे पास मॉडल वर्ब्स है। यहाँ पे इट इज़ नॉट वर्बम टू डिस्कस इट हियर। वर्बम का क्या मतलब? मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जरूरी नहीं है उसको डिस्कस करना। इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं इसको मॉडल ऑक्सिलरी क्यों बोलते हैं? ऑक्सिलरी का मतलब क्या था? जी आपने सही गेस किया, ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग। ठीक है? और मॉडल का मतलब है मोर देन वन सेंस। अगर मॉडल वर्ब एज एन ऑक्सिलरी भी यूज हो रहा हो तो इसको मॉडल ऑक्सिलरी कहेंगे। फॉर एग्जांपल आई कैन रन, इसको कैपिटलाइज करके लिख रहा हूं। मैंने क्या कहा? आई कैन रन। ये क्या बता रहा है? ये है मॉडल वर्ब। ठीक है? कैन क्या है? मॉडल वर्ब है, लेकिन इट इज ऑल्सो शोइंग द टेंस। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। हु मीन्स प्रेजेंट, so it is at a time it is helping verb,
एज वेल मॉडल वर्ब, एंड तीसरा नाम भी इसका है लिंकिंग वर्ब, चौथा नाम भी इसका है फिनिट वर्ब। यानी ये एक वर्ब है। इस वर्ब के कितने नाम हो गए? मॉडल वर्ब हो गया, दूसरा नाम इसका हो गया मॉडल ऑक्सिलियरी बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द टाइम एज वेल। तीसरा नाम इसका क्या हो गया? अब एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब, लेकिन इट इज शोइंग डिफरेंट। ये साहब ने कहा लिंकिंग वर्ब, आप ये बात भी आपकी सही है। क्लियर हो गया? ये लिंक भी कर रहा है, ये मॉडल भी है, ये ऑक्सिलरी भी है, और एक ही टाइम में ये मेन वर्ब भी है, और एक ही टाइम में ये बता भी रहा है। रन को मत देखिए प्लीज, रन इज नॉट अ वर्ब। रन यहाँ पे वर्ब नहीं है, इट इज अ नाउन। ये नाउन है, मेरा यकीन करे, इट इज नाउन। लेकिन कैसे, विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। सो कैन क्या हुआ, एक ही टाइम में मॉडल भी हो गया, एक ही टाइम में मॉडल ऑक्सिलरी भी हो गया, क्योंकि मॉडल है तो ऑक्सिलरी का काम कर रहे हैं वो भी हो गया, एक ही टाइम में लिंकिंग हो गया, और एक ही टाइम में क्योंकि ये मेन वर्ब भी है और ये यस इट इज एक्शन, इट इज मेन वर्ब, इसका क्या है लेक्सिकल, ये लेक्सिकल वर्ब भी हो गया यानी मेन वर्ब, और एक और लफ्ज भी है फिनिट। फिनिट क्यों कहा जाएगा इसे? क्योंकि इट इज लेक्सिकल प्लस ऑक्सिलरी। अब फिनिट वर्ब क्या था? वो वर्ब्स जो एक ही टाइम में मेन वर्ब भी हो और एक ही टाइम में ये टाइम भी शो करे, तो इस तरह के जितने भी वर्ब्स हैं उसको हम लोग फिनिट वर्ब्स कहते हैं। तो इसको हम फिनिट का नाम भी दे रहे हैं। सो एक ही टाइम में हाउ मेनी नेम्स हैव बीन गिवन टू वन वर्ब? एक ही वर्ब को हम नाम दिए मॉडल, उसके बाद लेक्सिकल, उसके बाद लिंकिंग, उसके बाद फिनिट, उसके बाद ऑक्सिलरी, यानी एक ही वर्ब के 5 नाम हो गए, बिकॉज एक ही वर्ब 5 तरह से यूज हो रहा है। तो जिस तरह से इसकी यूजेस है उसी तरह से उसके नाम पड़ेंगे। होपफुली दिस मेक्स द सेंस। यहाँ पे एक और टाइप है जिसको हम इन्फिनिट या इन्फिनिटिव्स कहते हैं। इन्फिनिटिव्स क्या है, इन्फिनिट वर्ब्स क्या है, उसको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे। वर्ब कुछ टर्म्स हमारे पास है वर्बल्स। वर्बल्स वो टर्म्स है that have been taken from verb। ये भी verb के ही अकसाम है, ये भी verb की ही काइंड में आता है, लेकिन ये वो verbs है जो verb से हम लोग अखज़ करते हैं, verb से निकालते, verb से लेते हैं। So verbals क्या है? The verbs that have been taken from other verbs। For example, उसमें फिर 3 किस्म के हमारे पास verbs आ जाते हैं जी, जिसमें infinitive, gerund और participle। ठीक है, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल, ये 3 अलग किस्म हो गए हैं वर्ब के, और ये वो वर्ब्स है जो वर्ब से निकलते हैं। अब इन्फिनिटिव क्या है? फॉर द टाइम बीइंग जस्ट सिंपल ज़हन में रखने के फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म और सिंपली फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, आई कैन रन, आई कैन रन। ये रन मैंने कहा था कि ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? ये नाउन है। तो ये नाउन क्यों है? इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो इसको हम लोग इन्फिनिटिव कहेंगे। ठीक है, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव आर द टर्म्स दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम वर्ब्स। वो वर्ब से लिए गए टर्म्स है, बट इन्फिनिटिव्स आर ऑलवेज नाउन्स, वो हमेशा नाउन का काम करते हैं। अब नाउन क्या था वो आपको जहन में बनाना होगा। नाउन इज द नेम और आइडेंटिफिकेशन गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, जॉब, ऑक्यूपेशन, नोशन एटसेट्रा। तो नाउन खुद क्या है? नाउन आइडेंटिफिकेशन। अब रन क्या है? इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर एबिलिटी, आपकी एबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए इसको हम इन्फिनिटिव कहेंगे। अगर ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज क्या? इन्फिनिटिव। जेरेंड जो आईएनजी फॉर्म, आईएनजी का फॉर्म वॉकिंग, टॉकिंग, सेइंग, सो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे? यस, इसको हम कहेंगे जेरेंड। और जेरेंड क्या होता है? इट मे बी, इट नॉट मे बी, इट इन फैक्ट इज अ नाउन। अगेन ये भी नाउन है। क्या है, किस तरह है, बाद में डिस्कस। पार्टिसिपल क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो आईएनजी फॉर्म अगेन वहां पे आएगा, उनको हम लोग बोलेंगे पार्टिसिपल। उसको नाम दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, 3 वो अलग है। अब ये सारे क्या है? दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये उसमें यूज हो रहे हैं। होपफुली दिस मेक्स द सेंस। मैं थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि
आप मैं भी गेटिंग कंफ्यूज किया, मैंने इतने सारे काइंड्स पढ़े, इतने काइंड्स देखे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को टाइम एंड अगेन एटलीस्ट 3 मरतबा जरूर देखें। अब 3 मरतबा देखने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको ये टर्म्स याद हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं, इरेगुलर वर्ब्स कौन से, सिर्फ नाम है, ठीक है, घबराना नहीं है। सो रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर एंड इरेगुलर में फर्क ये है कि जो रेगुलर वर्ब्स हैं उसके सारे जो फॉर्म्स हैं वो एक ही लाइन में चलते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कट कट कट, पुट पुट पुट, ये सारा क्या है, रेगुलर है। या उसके साथ वाई ई डी लगा देते हैं तो उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाता है। फॉर एग्जांपल प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड, थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, यानी उसके साथ सिर्फ ई डी लगी हुई है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो वर्ब्स जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सिर्फ ई डी के बढ़ाने से या सेम वही चीज रहता है, जैसे मैंने अभी कहा कट, कट के तीनों फॉर्म्स कट का है, पुट के तीनों फॉर्म्स पुट है, तो वो वर्ब्स जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ई डी लगाने से या सेम वही चीज रहता है, इस तरह के वर्ब्स को हम लोग रेगुलर वर्ब्स कहेंगे। और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, जिसमें तीनों काइंड्स अलग होते हैं। क्या अब इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जी? कौन सा एग्जाम्पल, ये इज अप टू यू, जिसमें सारे के सारे 3 फॉर्म है, एक ही वर्ब के 3 फॉर्म है और तीनों अलग है। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, दूसरा आपने देना है, ठीक है, मैं दे देता हूं। ईट, ईट का दूसरा फॉर्म क्या है, एट, और तीसरा फॉर्म क्या है, ईटन। ये सारे क्या है, एक दूसरे से अलग है। जो इरेगुलर वर्ब्स आर द वर्ब्स जिसमें उसके तीनों या दो एक जैसे हो, तीसरा चेंज हो, तो जिसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सब अलग हो एक दूसरे से, या 2 फॉर्म अलग हो तीसरे से, ठीक है। इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं इनको हम लोग इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। या सिंपली ये कह सकते हो कि जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग हो, और रेगुलर वर्ब्स वो है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म या ईडी लगाने से हो या सिर्फ वही चीज़ रहे। यहाँ तक हमने मुख्तलिफ काइंड्स पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं ऑफ वर्ब्स। इसके बाद हमने पढ़े कि फ्रेजल वर्ब्स। अब ये टर्म फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या है, मोर देन वन वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो दे लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस। अगर मैं सिंपली कहूँ, जितने भी हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं वो एक से ज़्यादा वर्ड्स, वो एक से जैसे वॉक टू, ठीक है, टॉक टू, ठीक है, ये जितने भी इस तरह के, आई वुड टॉक टू हिम, टॉक टू, वॉक टू, इस तरह के जो बर्गर ऑफ, ठीक है, इस तरह के जो भी टर्म्स होंगे वो एक से ज़्यादा वर्ड्स है। इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे उनको हम लोग फ्रेजल वर्ब्स कहेंगे। फ्रेजल वर्ब भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा मैं इसको स्ट्रेस नहीं दे रहा। इतने सारे काइंड्स हमने पढ़े, और भी बहुत सारे काइंड्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताने हैं कि ये काइंड है, ये काइंड जी, जितने भी काइंड्स अब ऑलमोस्ट मोर देन 20 to 25 काइंड्स हमने अभी आज यहाँ पे पढ़ लिए। बोर्ड पे वो लिख चुका हूँ और इरेज कर चुका हूँ। वीडियो को आप बार बार देखेंगे, हर काइंड को आप एक पेज पे लिख लें। फिर उसके बाद आपने अपने काइंड्स बताने कि आपको नए काइंड्स आपके जहन में कौन कौन से आ रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ। मैंने कहा था कि हम देखेंगे एक ही वर्ब होगा और वो मुख्तलिफ उसके नाम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट से ले लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट जी। अब प्लेस कौन सा वर्ब है, अब आप मुझे वन बाय वन प्लेस की जगह बताते जाए। प्लेस एक वर्ब है, ठीक है। सबसे पहले इसके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव कहेंगे। अब एक ही ऑब्जेक्ट की जरूरत है इसे, तो इसको हम मोनो ट्रांजिटिव कहेंगे। एक नाम तो ट्रांजिटिव हो गया, दूसरा नाम इसका क्या है, बिकॉज इट शोज द टाइम एज वेल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी कहेंगे। ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग कहेंगे, एक ही वर्ब है। देखो, ही प्लेज क्रिकेट,
इसमें प्लेस यूज हुआ है, एक ही वर्ब है। वो क्या करता है, पहले इट इज ट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। दूसरा इट इज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये टाइम भी शो कर रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। तीसरा ये क्या है, मेन वर्ब भी है, लेक्सिकल या मेन वर्ब। तो हमें पता है कि इट इज द मेन वर्ब एज वेल, इट शोज द टाइम ईदर, तो मेन वर्ब हो गया। तीसरा ये क्या है, एक्शन वर्ब है, यस एक्शन वर्ब, इसको एक्शन या लेक्सिकल या मेन वर्ब जो भी नाम आप देना चाहो ये हो गए। अब एक ही वर्ब का नाम हो गया, 1 2 3 4 नाम तो अभी तक हो गए। क्या इसका कोई पांचवा नाम भी है? आपने सही गेस किया, क्योंकि इसका एक और नाम भी है जिसको हम फिनिट कहते हैं। फिनिट वर्ब्स कौन से होते हैं, जो कि ऑक्सिलरी भी हो और जो कि हेल्पिंग भी हो। तो एक ही वर्ब के कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5 नाम हो गए। क्या इसको हम 6 नाम भी दे सकते हैं? जी, अगर आप देना चाहो। आप कौन सा नाम देने जा रहे हो? लिंकिंग वर्ब्स बिल्कुल दे सकते हो, एक दूसरे के साथ इनको लिंक कर रहे हैं। ही प्लेज, व्हाट डज ही प्ले? ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, इसको देखो। अच्छा, और कौन सा नाम दे सकते हैं? क्या इसको मैं नाम दे सकता हूँ एनिमेट का, या अगर मैं इसको नाम दे दूं डायनामिक, तो आप क्या कहोगे? डायनामिक वर्ब, क्या इसको डायनामिक वर्ब का नाम दे सकते हैं? यस, क्योंकि इट इज plays is action which is using its body, which is using movement, इसमें मोशन आ रहा है, तो अगर मोशन आ गया तो डायनामिक वर्ब भी हो गया। क्या इसको कोई और नाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ही क्या है? ही इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम लोग एनिमेट वर्ब का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज हो रहा है। तो कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, एक ही वर्ब है, उसके 7 नाम हो गए। तो आपने जहन में क्या रखना है, वट एवर द वर्ब वी यूज, आपने डोंट लुक एट द वर्ड, लुक एट इट्स यूसेज, कि किस तरह यूज हो रहा है। अब एक एग्जांपल मैंने दिया, मैं फिर से एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, ये वही पुराना जुमला है, एंड आई fly the kite, I fly the kite। अब दोनों में fly आ रहा है, इस fly का नाम क्या क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी जहन में बनाते जाए और यहाँ बोर्ड पे देखते जाए। इस fly का पहला नाम हो सकता है फिनिट। फिनिट क्यों हो सकता है? क्योंकि it both at one time it is doing two works, ये ऑक्सिलरी भी है, ये लेक्सिकल या मेन वर्ब भी है, तो इसलिए इसको हम लोगों ने फिनिट का नाम दिया। दूसरा नाम हमने इसको ऑक्सिलरी का नाम दिया। ऑक्सिलरी का क्यों दिया? क्योंकि आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं कि बर्ड्स फ्लाई उड़ते हैं, मींस प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, तीसरा हमने इसका नाम क्या दिया? इसको नाम दिया मेन वर्ब, ठीक हो गया, ये भी सही है। चौथा हमने इसको नाम दिया इंट्रांजिटिव। ये इंट्रांजिटिव का नाम क्यों दिया? बिकॉज इट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या नाम दे सकते हो? बिकॉज इट इज नॉट लिंकिंग एनीथिंग, इसलिए हम उसको लिंकिंग का नाम नहीं देंगे। अब आ जाओ इस जुमले की तरफ। इसमें हमारे पास है पैसे फ्लाई। अब इस फ्लाई के कितने नाम है? जल्दी जल्दी से नाम बताते जाए। नंबर 1 ट्रांजिटिव। ये क्यों ट्रांजिटिव है? बिकॉज इट नीड्स ऑब्जेक्ट फॉर क्लियर सेंस, और ऑब्जेक्ट क्या है? काइट है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दूसरा नाम इसका क्या है? देखो, अगर हम थोड़ा सा गौर कर ले, चले गौर बाद में करेंगे। दूसरा नाम इसका क्या है? क्योंकि इट इज टेलिंग द टाइम एज वेल, सो हम इसको कहेंगे फिनिट वर्ब। ये एक ही टाइम में मेन वर्ब भी है और इसी टाइम में ये हेल्पिंग वर्ब भी है। जी, हेल्पिंग वर्ब भी है या ऑक्सिलरी वर्ब, और ये मेन या लेक्सिकल वर्ब भी है। अब एक ही वर्ब के नाम है, क्या नाम आ रहा है? लेक्सिकल आ रहा है, ट्रांजिटिव आ रहा है, फिनिट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ये फिनिट कौन सा फिनिट है? जी, ये फिनिट सॉरी ये ट्रांजिटिव कौन सा ट्रांजिटिव? मोनो ट्रांजिटिव, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इसके बाद इसका ये और ये इसको लिंक पे करते हो, लिंकिंग वर्ब भी हो गया, ठीक है, गुड। फिनिट हो गया, एक्शन हो गया, लेक्सिकल हो गया, मेन वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, मोनो ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि आई है। फिर ये एनिमेट भी हो गया, एनिमेट भी हो गया क्योंकि एनिमल्स के लिए यूज हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ यूज हो रहा है। ये एनिमेट वर्ब भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा कौन सा वर्ब हो सकता है? इसमें आप देख सकते हैं डायनामिक भी हो गया, डायनामिक वर्ब भी, यही एक डायनामिक भी हो गया। डायनामिक क्यों हुआ? बिकॉज आई फ्लाई द काइट, इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है, मोशन आ रहा है, तो इसलिए ये डायनामिक भी हो गया। एक ही वर्ब है,
कितने नाम हो गए इसके? 1 2 3 4 5 6 नाम हो गए। यहाँ पे एक सातवां नाम भी आ रहा है। सातवां नाम क्या है? कॉजेटिव वर्ब। आपने सही सुना, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव क्यों कहेंगे इसको? कॉजेटिव, जी, इसको कॉजेटिव वर्ब क्यों कहेंगे? बिकॉज आई बिकम द कॉज ऑफ फ्लाइंग द काइट। मैं काइट को उड़ाने का सबब बना हूं, तो इसलिए मैं इसको कहूंगा कॉजेटिव वर्ब एज वेल। कॉजेटिव क्यों? बिकॉज आई एम द कॉज ऑफ गेटिंग द काइट फ्लॉन। मैं ही उड़ा रहा हूं, वो तो खुद फ्लाई नहीं हो रहा, काइट तो खुद फ्लाई नहीं हो रहा, तो इसको उड़ाने वाला कौन है? मैं हूं। बर्ड्स को तो मैं नहीं उड़ा रहा हूं, बर्ड्स खुद उड़ रहे हैं। हाँ, अगर मैं कहूं आई फ्लाई द पिजन या आई फ्लाई द बर्ड, अब क्या होगा? आई फ्लाई द बर्ड्स। अब इसमें वही फ्लाई है, लेकिन चूंकि मैं कॉज बना हूं बर्ड्स को उड़ाने का, इसीलिए इसका नाम दूसरा भी हो जाएगा। इसका पहला नाम चेंज हो जाएगा ट्रांजिटिव, दूसरा नाम इसका क्या होगा? कॉजेटिव। बिकॉज बर्ड्स वर देमसेल्व्स नॉट फ्लाइंग, इट वाज आई who made them fly। मैंने इनको उड़ाया है, तो मैं इसको तीसरा एक और नाम जो देने जा रहा हूँ, दैट इज पॉजिटिव वर्ब एज वेल। तो आपने पॉजिटिव वर्ब्स के हवाले से काफ़ी सुना होगा कि कॉज, मूव, ये जो चीज़ें थी पॉजिटिव वर्ब्स है। सो पॉजिटिव वर्ब भी कोई लिमिटेड नहीं है। जहाँ जहाँ पे कॉज कोई और हो, जहाँ जहाँ पे सबब कोई और बन रहा हो, उसको हम लोग पॉजिटिव वर्ब का नाम देंगे। तो वेरी सिंपल, लेट दिस बी समराइज्ड। हमने more than 20 kinds, 25 kinds, उसके 30 आगे पीछे बहुत सारे kinds हमने पढ़ लिए। इन सब kinds के पढ़ने का मकसद क्या है? इन सब kinds को रिकॉल करवाने का मकसद क्या है? लिसन, एक हमारी सोसाइटी है जिसमें हम लोग ट्रेडिशनली चलते हैं। ट्रेडिशनल का ये होता है कि जो मैंने सिखाया बस उसी को आगे रटा करके ले जाओ। जैसे हमने बचपन से पढ़ते रहते, वर्ब इज एन एक्शन, वर्ब इज एन एक्शन। अब हम थोड़े बड़े हो गए, हमने जब सेंटेंसेस को देखा, अली प्लेस क्रिकेट, उसमें एक्शन था, अली इज माय फ्रेंड, उसमें एक्शन नहीं था, तो हम कंफ्यूज हो गए कि यार ये वर्ब तो सिर्फ एक्शन नहीं है। फिर हमें ये कहा कि थोड़े से सयानों ने कहा कि वर्ब इज नॉट ओनली एक्शन, इट इज स्टेट। फिर हम स्टेट देखा तो कंडीशन आ गया। जब हमने कंडीशन को अबूर कर लिया, फिर एक और लफ्ज आ गया रिलेशन आ गया। यार हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? द की कॉज, द रीजन इज वी नेवर हैव ग्रेस्प्ड द कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ पे वर्ब जिस जिस सेंस में यूज हो रहा है, मैंने वर्ड यूज किया सेंस, उस सेंस का नाम है इट्स काइंड। होपफुली काफ़ी इजी हो गया होगा, काफ़ी आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमने बहुत सारे काइंड्स पढ़े, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, स्टैटिक, स्टेटिव, डायनामिक, इन्फिनिटिव, फिनिटिव, रिफ्लेक्सिव, ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, वर्बल्स पढ़े। इसके बाद लिंकिंग, रेगुलर, इरेगुलर, फ्रेजल, लेक्सिकल एंड मेनी काइंड्स। अगर आपके जहन में ये काइंड्स नहीं रहते, ज़रूरी नहीं है कि आप इन सबको याद करो। जो आपके याद करने की चीज़ है दैट इज इट्स कॉन्सेप्ट। होपफुली आज का लेक्चर बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। एक बात मैं हमेशा एंड में कहता हूँ कि आप इसको सदका जारिया समझकर इसको आगे फॉरवर्ड करते रहे, लोगों के साथ शेयर करते रहे। उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वजह है। वो वजह ये है, व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई वाज इन सर्च ऑफ क्लास। मुझे क्लास की सर्च में था मैं कि मुझे वो मिले ताकि मैं उसमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकूँ। तो मसला ये होता था कि ट्रेडिशनली सब मुझे अगर मुझे सिर्फ ये वर्ब भी पढ़ना है तो इसके लिए मुझे 2 वीक्स या 3 वीक्स कम से कम इस पे लगाने थे, क्योंकि हर काइंड को मैंने अलग अलग एक वीक देना था, और वो भी काइंड इस सॉरी एक दिन या 2 दिन देने थे। वो भी जबकि इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट मुझे कभी ना मिलता। ठीक है, मुझे अभी भी हैरानी होती है जब मैं टीचर्स को पूछता हूँ कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में डिफरेंस आप बता दें, तो वो ही गोज टू स्कूल को ऑब्जेक्ट बहुत बता देता है। तो जो जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तो वो लोग जो मेरी तरह इस कंफ्यूजन का शिकार है, उनके लिए इट इज़ नॉट लेस देन ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड। तो इसको देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और सदका जारिया समझ कर देखो। आई ऑलवेज से कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, और इसको जीने का एक मकसद होता है। यू हैव टू वर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। जो अल्लाह ने जिन लोगों को पैदा किया है, जिन लोगों को क्रिएट किया है, आप उनके लिए काम करो। अल्लाह विल वर्क फॉर यू। अल्लाह आपके लिए काम करेगा, आपके कामों में आसानी
अता फरमाएगा. So thank you so much. Stay tuned with us. Inshallah, there are more to discuss about verbs. जब हम adverb पढ़ेंगे, when the parts of speech would get completed, फिर हम जाएंगे sense voice, फिर हम इन सारी चीज़ों के सेंसेस पढ़ेंगे जो आपके PCS CSS एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. CSS में आप लोग या PCS के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली कंपोजिशन में, तो आप लोग वहाँ पे मात क्यों कहा जाते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, वो रीजंस इन्हीं डेफिनेशंस में छुपे हुए. तो इंशाल्लाह व्हेन वी डिस्कस यू वुड गेट इट. हम इसको फ्यूचर में इंशाल्लाह कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच. होपफुली सी यू पीपल इन नेक्स्ट क्लासेस एंड यस स्टे ट्यून्ड. एक काम ज़रूर करना है, डू शेयर इट विद पीपल. ठीक है, जितना आप इसको ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमारी भी हौसला अफजाई होती रहेगी, हम भी मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे. थैंक यू सो मच.